प्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा था, तो इस चैप्टर में आगे एक क्वेश्चन आता है। हमने रिटर्न टू फैक्टर कर लिया था, तो अब हम करेंगे रिटर्न टू स्केल। तो ये 3 पार्ट होते हैं इस क्वेश्चन में, और तीनों पार्ट का अलग अलग क्वेश्चन आता है कई बार, और कई बार इकट्ठा क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आता है। और कई कंपेटिटिव एग्जाम में, चाहे नेट का पेपर हो या और कई पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 मार्क्स का आ जाता है। यूजीसी नेट में भी आ जाता है, और काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बीच में क्या अंतर है। तो रिटर्न टू फैक्टर रिवाइज कर लीजिए, जो हमने पढ़ा है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग, 3 प्रकार के होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो एक साधन होता है उत्पादन के, 2 साधन हम लेके चलते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और दूसरा फिक्स लेते हैं। तो उसमें उत्पादन के क्या साधन होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों में से एक साधन परिवर्तनशील होता है और एक साधन क्या होता है? स्थिर होता है। लेबर जो होता है वो परिवर्तनशील साधन होता है। लेकिन रिटर्न टू स्केल रिटर्न टू स्केल हमने जैसे पहले बोला था कि रिटर्न टू फैक्टर अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। और रिटर्न टू स्केल मतलब फुल स्केल, यानी कि ये लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है? लागू होता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। ये रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि इसमें उत्पादन का कोई भी संसाधन है वो स्थिर नहीं होता। उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और इसका कारण ये है कि समय इतना ज्यादा होता है कि फैक्ट्री को या पूरी की पूरी यूनिट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश ले जाया जा सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उत्पादन के सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से स्केल में या उत्पादन, रिटर्न टू फैक्टर या रिटर्न टू स्केल में कौन सा ऐसा विधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, या ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। तो उसका आंसर होता है रिटर्न टू स्केल। चलिए क्वेश्चंस कैसे करना है, पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो स्टार्टिंग में वही जैसे हम रिटर्न टू फैक्टर में कर रहे थे, स्टार्टिंग से कर रहे थे अल्पकाल, तो इसमें हम करेंगे कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन निम्नलिखित 3 प्रकार से बढ़ता है। पहला कि जिस अनुपात से उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। और दूसरी स्थिति क्या है? जिस अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन उतना ही बढ़ता है। और तीसरी स्थिति में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन जो है उससे कम अनुपात में बढ़ता है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उस स्थिति को कहते हैं जब दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर उत्पादन के सभी साधनों को अगर 10% बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन 15% बढ़ता है। देखिए ये फिगर है, यहां पे आप देखेंगे एक्स एक्सिस में हमने परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, ऑल वर्ड्स लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि दिस इज रिटर्न टू स्केल बिकॉज देयर इज नॉट एनी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के सभी साधन जो है वो क्या है? वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने इनपुट को लिया है इंक्रीज इन ऑल आउटपुट, और वाई एक्सिस पे इंक्रीज इन आउटपुट। अब देखिए उत्पादन के सभी साधनों को यहां पर 10% बढ़ा दिया तो कुल उत्पादन कितना बढ़ा?
15% देख लीजिए, और उसके बाद हमने 5% और बढ़ा दिया, 10 से 15 कर दिया और एडिशनली बढ़ा दिया उत्पादन के सभी साधनों को। तो यहां से 5% इंक्रीज करने पर कुल उत्पादन यहां से कितना हो गया, यहां से देखेंगे, यहां से 10, यहां से लेके यहां तक का 15 से इंक्रीज होके 25 हो गया। यानी कि यहां पे हमने उत्पादन के सभी साधनों को केवल 5% बढ़ाया, 10 से 15 करा, और यहां पर सभी साधन क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 10% बढ़ गए। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि उत्पादन के, यहां पे देखिए, यहां पे उत्पादन के सभी साधनों को हमने पहले 10% बढ़ाया, तो उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा, 15% बढ़ा। तो इससे स्पष्ट है कि पैमाने के प्रतिफल के नियम के बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के नियम के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड वन इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पैमाने के समान प्रतिफल के नियम से आपके समझते बहुत इजी आपने समझना है। तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल में लागू होता, तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना अपनी दीर्घकाल से। तो कैसे करना है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, कुल उत्पादन जो है वो उसी अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर उत्पादन के सभी साधनों को 10% बढ़ाया जाता है, तो कुल उत्पादन भी 10% बढ़ता है। इसे एक निम्नलिखित या प्रस्तुत रेखा चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। और आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखा चित्र में एक्स एक्सिस में हमने इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, यानी कि इनपुट्स को लिया गया है, और बाई एक्सिस पे हमने आउटपुट को, यानी कि उत्पादन को लिया गया। और देखिए यहां पे उत्पादन के सभी साधनों को कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो उत्पादन भी कितना बढ़ा, 10%। और यहां से देखिए फिर दोबारा 10 से मैंने 20 कर दिया, 10% इंक्रीज करा, तो यहां भी कितना हो गया, 10 से 20% क्या हो गया, उत्पादन बढ़ गया। तो ये नया कर्व जो है OQ कर्व यहाँ पे बन गया। और एक चीज देखना है, पैमाने के समान प्रतिफल के नियम में ये जो एंगल बनता है, ये जो कर्व बनता है प्रोडक्शन का, OQ जो बनेगा, ये जो OQ बनेगा, दिस इज OQ प्रोडक्शन कर्व बनेगा, ये कर्व 45 डिग्री का होगा। कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि जितना हम उत्पादन के इनपुट्स को बढ़ाते हैं, आउटपुट्स क्या होता है वो भी उतना इक्वल बढ़ता है। दिस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाउ कम ऑन टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन which is diminishing return to scale। पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि दीर्घकाल में, पैमाने के प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता। उदाहरण के तौर पर यदि उत्पादन के सभी साधनों को 10% बढ़ाया जाए, या 15%, उत्पादन के सभी साधनों को 15% बढ़ाया जाए, तो उत्पादन जो है, कुल उत्पादन का मतलब है कुल उत्पादन जो है वो 10% बढ़ता है। डेफिनेशन दोबारा लिख लें आप कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर उत्पादन के सभी साधनों को 15% बढ़ाया जाए, तो कुल उत्पादन जो 10% बढ़ता है। इस स्थिति को पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम के नाम से जाना जाता है। इसे प्रस्तुत रेखा चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। आप आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने इनपुट्स को लिया गया है, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, एंड बाई एक्सिस पे हमने लिखा इंक्रीज इन ऑल आउटपुट्स। तो यहाँ पे देखेंगे उत्पादन के सभी साधनों को हमने 15% बढ़ा दिया, तो उत्पादन कितना बढ़ा, 10%, और आगे 15 से 25 कर दिया, 10% बढ़ा दिया, तो कुल उत्पादन कितना होगा, 5% बढ़ गया।
और यहाँ कितना बढ़ाया हमने 10% बढ़ाया 5%। और यहाँ पे देखिए हमने ये 15% इंक्रीज करा, लेकिन आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ, वो ओनली 10% हुआ। तो 3 प्रकार के रिटर्न टू स्केल होते हैं, इनको करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई हो, एचपी बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। तो लगभग हर एक सेट में यहां से एक क्वेश्चन आता है। कौन से सेट में कौन सा आएगा वो पता नहीं, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आना जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए यही है। और एक काम कीजिएगा, ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कोरेस्पोंडेंस पढ़ रहे हैं या जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, जो स्कूल नहीं जा सकते या प्राइवेट पढ़ रहे हैं, किसी की कंपार्टमेंट का पेपर रह गया, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और कई स्कूलों में ऐसा होता है कि टीचर्स नहीं होते हैं ड्यू टू देयर आर सो मेनी रीजंस, तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल क्लासरूम जैसा माहौल जो है वो आपको दिया जाए। थैंक यू।